नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 28 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने वाले हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं। तो निश्चित ही आज इस वीडियो में मैं इनके द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा और साथ ही साथ इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण भी करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। एक और जानकारी मैं आप सबों के समक्ष रख दूं दोस्तों कि अब हमने नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन की सेवा प्रारंभ की है, जिसके तहत आप अपने नाम को न्यूमरोलॉजी के अनुसार फेवरेबल बना सकते हैं, जैसा कि सेलिब्रिटीज करते हैं। इससे आपको जीवन में बड़ी सफलता मिलने में और ज्यादा सहयोग मिलेगा। तो उसके लिए भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके प्रश्नों को रख देता हूं। इन्होंने बताया है कि पिछले 2-3 वर्षों से मैं बीमार चल रही हूं, इसके पीछे का कारण क्या है। साथ ही साथ कहती है कि डर है मुझे कि मैं किसी गंभीर बीमारी में ना पड़ जाऊं। क्या किसी गंभीर बीमारी के योग हैं कुंडली में? गवर्नमेंट जॉब के कैसे योग हैं? टीचिंग लाइन मेरे लिए कैसा है? कुंडली में संतान योग कैसा है, कब है और संतान का भविष्य कैसा रहेगा? साथ ही साथ कहती है कि मेरा भविष्य कैसा रहेगा बताएं। ग्रहों के बारे में बताएं कि कौन सा ग्रह अच्छा है, खराब है, आने वाले समय के बारे में बताएं, दशा अंतरदशाओं के बारे में, और जीवन में कुछ संबंध जो है माता पिता भाई बहन पति वगैरह के साथ कैसे रहने वाले हैं, उनके ऊपर भी दृष्टि डालें। इसके अलावा भी इनके कई प्रश्न हैं जिन सभी का एक एक करके मैं उत्तर दूंगा। सीधे इनके कुंडली विश्लेषण के ऊपर चलते हैं। हमारे सामने इनकी लग्न कुंडली है दोस्तों, जो कि प्रारंभ हो रही है 7 नंबर से। 7 नंबर यानी कि तुला लग्न की ये कुंडली बनती है और राशि देखें तो चंद्रमा यहाँ पर कन्या राशि में विराजमान है, तो ये कुंडली बन जाती है तुला लग्न की और कन्या राशि की। लग्न का मान 28 डिग्री का है। लग्न थोड़ा सा यहाँ पर वीक है और लग्नेश शुक्र को देखें तो लग्नेश उठ करके जाकर के कुंडली के लाभ स्थान में बैठे हुए। लग्नेश का लाभ स्थान में जाकर के बैठना बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। यहां पर व्यक्ति मेहनत करे तो जीवन में लाभ कमा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहु के ऊपर चलते हैं। राहु यहाँ पर तीसरे भाव में बैठे हुए। तीसरे भाव में राहु कारक हो जाता है, मैंने बार बार कहा है, लेकिन यहाँ पर राहु को देखें तो वो नीच की राशि में बैठा हुआ है। राहु यहाँ पर धनु राशि में विराजमान है, ये नीच की राशि बन जाती है। 23 डिग्री का राहु है यहाँ पर, तो राहु के पास 50% का बलाबल है। और राहु देखा जाए गुरु की राशि में है। गुरु कैसे हैं? केंद्र में विराजमान है, दसम भाव में विराजमान है, उच्च के हैं, लेकिन अस्त और मृत है। तो यहां पर चूंकि वो अस्त के हो गए तो गुरु के पास जो बल है वो कम हो गया। अब राहु बैठा है गुरु के भाव में, फाउंडेशन हो गया इसका वीक। क्यों? क्योंकि जिसके घर में ये बैठा वो हो गए हैं अस्त और मृत के। इस वजह से राहु को दिशा नहीं मिलेगी कि वो कैसा परिणाम दे, और ऊपर से ये बैठे हैं नीच की राशि में। तो यहां पर तीसरे भाव में बैठा हुआ राहु क्या परेशानी दे सकता है? तो स्ट्रगल को बढ़ा देंगे अपनी दशांतर दशा में, फिजूल की मेहनत फिजूल की यात्राएं दे देंगे, मानसिक परेशानी दे सकता है राहु। यहां पर बैठा हुआ राहु कई बार जो है यदि आपसे छोटा भाई या बहन है उसके साथ संबंध को खराब कर सकता है। मित्र वगैरह आपके साथ धोखा कर सकते हैं। राहु की दृष्टि यहां से सप्तम भाव के ऊपर जाएगी और ये भी शत्रु दृष्टि होगी। सप्तम भाव के ऊपर दृष्टि डाल करके आपको विवाह में जो है वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति ये करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि जाएगी कुंडली के नवम स्थान के ऊपर, भाग्य भाव के ऊपर जाएंगे तो उच्च की दृष्टि होगी। भाग्य में ये कमी तो नहीं करेंगे, विदेश वगैरह की यात्राएं करवा सकते हैं, ढेर सारी यात्राएं ये करवा सकते हैं। राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर और लाभ स्थान को देख करके ये लाभ में कमी तो नहीं करेंगे, लेकिन चूंकि यहां पर सूर्य के घर को देख रहे हैं तो लाभ में बहुत बरकत दे दे ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। बेसिकली राहु का यहां पर नीच का होना परेशानी खड़ी करेगा। जब भी इनकी दशा आएगी सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि जिस बात की काबिल आप होंगी, मतलब जितना आप डिजर्व करेंगी उतना आपको नहीं मिलेगा और फिजूल की मेहनत बढ़ा देंगे, सो अलग। आगे बढ़ते हैं, शनि के ऊपर चलते हैं। शनि यहां पर 8 डिग्री का बैठा हुआ है, अपने घर में बैठा है स्वग्रही होकर के, और यहां पर वक्री भी है। यहां पर शनिदेव शश नामक एक महापुरुष योग बना देते हैं। यह महापुरुष योग ये कहता है कि यदि आप मेहनत करें तो जीवन में शनिदेव आपको सब कुछ दे जाएगा। जीवन में बड़ा मान सम्मान धन दौलत सब कुछ ये दे जाएगा। चतुर्थ भाव में शनि यहां पर शश महापुरुष योग बना रहे हैं। निश्चित रूप से आप जीवन में ढेर सारी प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन सब का सुख ले पाएंगी। 50% का बलाबल है शनि का यहां पर, और शनि इस कुंडली का सबसे योग कारक ग्रह है। देखा जाए पंचमेश भी है और चतुर्थेश भी है, यानी कि सुखेश भी है, शिक्षा संतान भाव का स्वामी ग्रह भी है शनि। तो यहां पर और शश महापुरुष योग भी बना रहा है, तो शनि की स्थिति बढ़िया है। 50% का बलाबल है, लेकिन वक्री है। वक्री यहां पर अपने ही घर में होकर के बैठे हुए हैं, तो इस वजह से लाभ में थोड़ी कमी कर देंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि यहां पर वक्री हो गए तो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जितना ज्यादा ये लाभ दे सकते थे उन लाभ में
कमी आ जाएगी, उतने ज्यादा लाभ में कमी हो जाएगी। मान के चलिए कि प्रॉपर्टी तो देते लेकिन अब विलंब से देंगे, प्रॉपर्टी देंगे लेकिन विलंब से देंगे। यहां पर शनि बैठा हुआ है, काफी हद तक जो है आपको अकेला है शनि, तो वृद्धावस्था जो है वो थोड़ा सा कठिन कर सकते हैं। यहां पर जो शनि बैठे हुए हैं, शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी छठे स्थान के ऊपर, और यहां पर जब दृष्टि डालेंगे तो आपको शत्रुओं से रक्षा करेंगे, रोग वगैरह में आपकी रक्षा करने वाले होंगे, मतलब कि बीमारियों से बचाएंगे, छुटकारा दिलाएंगे। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दसम स्थान के ऊपर, मित्रवत दृष्टि नहीं होगी तो करियर को लेकर के थोड़ी सी चिंता परेशानी देखने को मिल सकती है। सूर्य के ऊपर दृष्टि डालेंगे, पिता के साथ संबंध खराब, पिता को स्वास्थ्य की परेशानी और आपके आत्मविश्वास में ये कमी ला सकते हैं। शनि की दसम दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि होगी, उच्च की दृष्टि होगी, मैच्योर्ड डिसीजन लेने में ये आपको मदद करेगा। शनि की दृष्टि लग्न के ऊपर पर्सनालिटी में कोई बहुत जबरदस्त आपको निखार नहीं देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, संतान के आने के बाद सुख में थोड़ी वृद्धि ये जरूर कर देंगे, क्योंकि संतान भाव का स्वामी ग्रह सुख भाव में बैठा हुआ है, तो सुखों में थोड़ी ये वृद्धि कर देंगे। हालांकि मैं दोबारा से कह दूं, वक्री है यहां पर, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। हालांकि शनि का वक्री होना बहुत खराब नहीं होता है, क्योंकि ये पाप ग्रह, पापी ग्रह बनते हैं, तो शनि का वक्री होना बहुत खराब है ऐसा कोई कह दे तो ऐसी बात नहीं है। मैंने बस इतना कहा कि शनि का यहां पर वक्री होना थोड़ा सा पॉजिटिव प्रभाव में कमी ला देगा, क्योंकि ये स्वग्रही होकर के बैठा हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, केतु के ऊपर चलते हैं। केतु यहां पर नीच की राशि में विराजमान है, 23 डिग्री का केतु है, 50% का बलाबल है इस केतु के पास भी, और भाग्य स्थान में ये केतु बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं भाग्य को लेकर के रुकावट आपको देखने को मिलेगी, भाग्य में रुकावट देखने को मिलेगी। आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि मेरा भाग्य वैसा साथ नहीं देता है जैसा कि आप मेहनत करती हैं। तो ये शिकायत यदि आपको है तो काफी हद तक ये सही शिकायत है, क्योंकि यहां पर केतु नीच का भाग्य भाव में हुआ पड़ा है, और यहां पर केतु बैठ करके जो दृष्टि डालेंगे लग्न के ऊपर भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं, स्वास्थ्य की परेशानी दे सकते हैं। प्रथम भाव शरीर का होता है, तो स्वास्थ्य संबंधित केतु यहां पर परेशानी दे सकते हैं। केतु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, उच्च की दृष्टि होगी, तो केतु की दशा में हो सकता है आप यात्राएं कर लें, उसमें थोड़ा बहुत आपको यह लाभ दे दे। केतु की दृष्टि पड़ेगी संतान भाव के ऊपर, संतान थोड़ी देर से देंगे, लेकिन संतान देने में कोई बहुत बड़ी परेशानी ये खड़ी नहीं करेगा। लेकिन नीच का है केतु, तो केतु की दशा में यदि संतान होती है तो परेशानी खड़ी हो सकती है। केतु की दशा में यदि संतान होती है तो परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि संतान संबंधित सुखों के लिए आप शनि को पावरफुल करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। यहां पर देखा जाए कुंडली के, हाँ एक बात आपको और बता दो, देखिए केतु जब भी पंचम भाव को प्रभावित करता है तो कई बार संतान होने में कष्ट होता है, कई बार अबॉर्शन की नौबत आ जाती है, लेकिन वो तब होता है जब या तो केतु उस भाव में बैठ जाए या तो इसकी दशा चले। तो आप एक बार दशा को देख लेंगे, यदि केतु की दशा नहीं है तो इस परेशानी से घबराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़नी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, सूर्य और गुरु एक साथ विराजमान है कुंडली के दसम स्थान में। यहां पर देखा जाए गुरु के ऊपर चलते हैं। गुरु यहां पर 29 डिग्री के हैं और अस्त के हैं, चूंकि सूर्य 26 डिग्री का है, गुरु 29 डिग्री का है, सिर्फ 3 डिग्री का फासला है दोनों के बीच में, इसलिए गुरु जो है यहां पर वो अस्त के हो गए। गुरु इस कुंडली में कौन है आपको बता दो, तृतीयेश है और आपके षष्ठेश है, यानी कि साहस पराक्रम, छोटे भाई बहन, और साथ ही साथ जो है आपकी शत्रु मित्र, माफ करिए शत्रु, और साथ ही साथ जो है आपके जॉब हाउस के स्वामी ग्रह बनते हैं, रोग ऋण शत्रु भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। दसम भाव में जाकर के विराजमान है, मेडिकल क्षेत्र में थोड़ी बहुत ये सफलता आपको दे जाते, लेकिन यहां पर अस्त का है तो बहुत पावर नहीं है। हंस महापुरुष योग ये बना रहे हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा ठीक से। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि ये मृत है और अस्त है, तो बल ना के बराबर आपको उसका देखने को मिलेगा, उसका कोई फल आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन यहां पर हंस महापुरुष योग बन रहा है आपके दसम भाव में, जॉब का स्थान होता है, ये करियर का स्थान होता है, पिता के सुखों के लिए भी देखते हैं, और यहां पर इन चीजों में ये बहुत लाभ करवाते हैं। लेकिन चूंकि अस्त और मृत हो गए हैं, बहुत रिजल्ट में कमी आ जाएगी। सूर्य यहां पर 26 डिग्री के साथ विराजमान है, सूर्य इस कुंडली में लाभेश है, दसम भाव में विराजमान है। सूर्य यहां पर सरकारी नौकरी दिलवा सकते हैं आपको, सूर्य की प्लेसमेंट यहां पर आपको बहुत लाभ करवा सकती है, जीवन में उच्च पद पर आपको लेकर के जा सकती है। दसम भाव में सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, बल इनका बढ़ जाता है। यहां पर सूर्य जो है वो बाल अवस्था के साथ है, सूर्य के पास भी बल करीब 25% के आसपास का ये, लेकिन फिर भी यहां पर बैठा हुआ सूर्य आपको सरकारी नौकरी दिलवाने में मदद करेगा। शनि की दृष्टि जो पड़ रही है सूर्य के ऊपर, वो कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर रही है। सूर्य की दृष्टि जाएगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर, प्रॉपर्टी लेने में ये भी आपको मदद करेंगे, घर में थोड़ी सी कलह की स्थिति ये करवा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। लाभ स्थान के ऊपर चलते हैं, मंगल बुध और यहां पर शुक्र विराजमान है। मंगल के ऊपर बात करते हैं, मंगल यहां पर 24 डिग्री के साथ बैठा हुआ है, सूर्य की राशि में बैठा हुआ है, बहुत जबरदस्त सिंह राशि का मंगल है, लाभ करवाएगा। मंगल इस कुंडली में है कौन, तो मंगल आपकी कुंडली में धनेश है और पति विवाह, वैवाहिक जीवन भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं।
धन भाव का स्वामी ग्रह लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है, ये अपने आप में एक प्रकार का धन योग है या महाधनी योग भी आप इसको कह सकते हैं। तो मंगल यहां पर महाधनी योग बना करके बैठे हुए, जीवन में धन संबंधित ये आपको बहुत ज्यादा लाभ देने वाला है। इसके अलावा देखा जाए पति के भाव का स्वामी ग्रह मंगल लाभ स्थान में, तो पति से भी आप चाहे तो कुछ ना कुछ लाभ ले सकती है, मतलब कि विवाह के बाद आपके लाभ में बढ़ोतरी की स्थिति नजर आ रही है। यहां पर मंगल जो है वो मृत अवस्था में इंटर कर चुका है, तो इसके पास भी बल बहुत ज्यादा नहीं है, और मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह है। चलिए यहां पर देखा जाए मंगल की दृष्टियों की बात करें, दृष्टि में कम बल होगा, लेकिन हम बात करते हैं दृष्टियों की, तो मंगल की चौथी दृष्टि अपनी ही राशि अपने ही भाव के ऊपर जाएगी। आपकी वाणी को ये प्रभावशाली बना देंगे, धन वगैरह का लाभ करवा देंगे, पैतृक संपत्ति का आपको लाभ करवा देंगे। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम स्थान के ऊपर, संतान होने में ये थोड़ी सी परेशानी दे सकते हैं, सर्जरी वगैरह का योग या फिर छोटे मोटे कष्ट दे सकते हैं आपको संतति होने में, क्योंकि मंगल चीड़ फाड़ का कारक है, चोट चपेट का कारक है, तो वहां पर थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेशंस कई बार दे जाते हैं। और ये इनकी शत्रु दृष्टि है, मारक ग्रह है, तो उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी और यहां पर दृष्टि डाल करके आपको ब्लड प्रेशर संबंधित, चोट चपेट संबंधित चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि शत्रुओं के ऊपर आपको विजय दिलवाने में ये मंगल मदद करेगा और कंपटीशन में भी सफलता देने वाला होगा। बुध और शुक्र देखा जाए यहां पर एक साथ विराजमान है, बुध और शुक्र एक साथ बैठ जाए तो इसे कहते हैं कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो जाना। लाभ स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, जीवन में धन संपत्ति संबंधित ये आपको लाभ करवा देगा, लाभ की स्थिति बढ़िया होगी। लेकिन यहां पर शुक्र भी वक्री है और बुध भी वक्री है। शुक्र कौन है यहां पर, तो शुक्र देखा जाए लग्नेश है आपके और आयु भाव के भी स्वामी ग्रह है। आयु भाव का स्वामी ग्रह शुक्र लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो आयु में ये वृद्धि कर देगा, आयु संबंधित लाभ दे देगा। लेकिन वक्री है, कहीं ना कहीं मैरिटल लाइफ में थोड़ी सी ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं, वक्री गुरु कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वैवाहिक सुखों के लिए नहीं जाने जाते हैं। मतलब यदि शुक्र वक्री हो जाए तो कुछ ना कुछ परेशानी, प्रेम संबंधित परेशानी देखने में मिलती है जीवन में। 10 डिग्री का शुक्र है, बल 50% का है, आप चाहे तो इसके बल को बढ़ा दें, आपके लग्नेश है, स्वास्थ्य वगैरह में आपको लाभ हो जाएगा शुक्र के बल को बढ़ाने के बाद। शुक्र की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर पड़ेगी, संतान संबंधित ये आपको लाभ करवा देंगे, यहां पर बुध के ऊपर चलते हैं। बुध यहां पर 10 डिग्री के साथ 50% बराबर के साथ बैठा हुआ है, भाग्येश है आपके और द्वादशेश भी है, यानी कि भाग्य स्थान, हायर एजुकेशन भाव के स्वामी ग्रह और साथ ही साथ विदेश भाव, खर्च भाव का स्वामी ग्रह बुध जो है वो लाभ स्थान में जाकर के बैठा हुआ है, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा। हालांकि वक्री है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकता है। वक्री की स्थिति में थोड़ी सी परेशानी, मतलब कि वही है कि भाग्य का जितना साथ मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल रहा, और लाभ स्थान आपका बहुत बलवान है, लेकिन शुक्र और बुध जो है वो वक्री है, तो जितना जीवन में लाभ और मान सम्मान मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। मंगल भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो मृत अवस्था का है, तो वो भी आपको महाधनी योग का बहुत लाभ नहीं दे रहा। मतलब कि काफी योग आपकी कुंडली में बहुत जबरदस्त है, लेकिन किसी की डिग्री खराब है तो कोई वक्री है, इस अवस्था की वजह से आपके उन सुखों में, उन पॉजिटिविटी में काफी कमी आ जा रही है। ये परेशानी, जैसे गुरु भी बहुत जबरदस्त स्थिति में है, शनि भी बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन एक अस्त है, मृत है, तो दूसरा वक्री है, इस वजह से लाभ में काफी कमी आ जा रही है। यहां पर बुध बैठ करके लाभ आपको करवा देंगे, फिर भी इनकी भी दृष्टि जो जाएगी कुंडली के संतान भाव के ऊपर, आपको संतान से भी ये लाभ दिलवाते रहेंगे। तो बेसिकली यदि यहां पर ये वक्री नहीं होते और मंगल भी बलाबल के साथ होता तो धन जबरदस्त मात्रा में आपको जीवन में देखने को मिलता। फिर भी मैं बोलता हूं कि यहां पर इन तीनों की स्थिति से आप धन जीवन में कमा सकती हैं, अपने दम पर भी जीवन में धन आप कमा सकती हैं, अर्जित कर सकती हैं, लाभ देखने को आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के 12वें घर की तरफ। 12वें घर में चंद्रमा बैठे हुए 9 डिग्री के साथ 50% का बलाबल है। यहां पर वृद्ध अवस्था का ये चंद्रमा है। चंद्रमा इस कुंडली में देखें कौन है, करियर भाव का स्वामी ग्रह है, करियर और भाव का, प्रोफेशन भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में, नुकसान और विदेश के भाव में, तो विदेश जाएंगी तो करियर में ये लाभ दे देगा। घर के जितने बर्थ प्लेस के जितने आप पास रहेंगे, परेशानी, करियर बनाने में ये परेशानी खड़ी करेंगे। दूसरा यहां पर लॉस की स्थिति यहां पर चंद्रमा दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं धन का व्यय हो जाना, रोग वगैरह में आपके पैसे जा सकते हैं। मन आपका थोड़ा सा चंचल रहेगा, क्योंकि 12वें घर में चंद्रमा बैठा हुआ, तो इमेजिनेशन में, ख्यालों में कई बार मन व्यक्ति का खोता रहता है, जाता रहता है। यहां पर बैठा हुआ जो चंद्रमा है काफी हद तक आपको इमेजिनेशन में बहुत बढ़िया बनाता है, इमेजिनेशन में आपको ये जो है लाभ दे सकता है। यहां पर बैठे हुए चंद्रमा की दृष्टि देखा जाए कुंडली के छठे स्थान के ऊपर पड़ेगी। कोल्ड, कफ, निमोनिया संबंधित ये छोटी मोटी परेशानी आपको दे सकते हैं। कोई बहुत मेजर बीमारी दे दे चंद्रमा, ऐसी स्थिति मुझे नजर नहीं आती है।
और बुध के साथ तात्कालिक मैत्री में बैठा हुआ है चंद्रमा, तो ये भी स्थिति बढ़िया है। यहां पर शुक्र और बुध भी जो है सूर्य के साथ तात्कालिक मैत्री में है, लेकिन मैंने आपको बताया कि वक्री है, इस वजह से उनका पूरा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा। एक बात आप ध्यान से देखिए और बहुत सोच समझ कर देखिए, लग्नेश सबसे कारक होते हैं, पंचमेश भी कुंडली में सबसे कारक होते हैं, और भाग्येश भी सबसे कारक, मतलब कि कुंडली का 3 योग कारक ग्रह, किसी भी कुंडली में जो योग कारक ग्रह होता है सबसे ज्यादा वो होता है लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश। आप अपनी कुंडली के 3 योग कारक ग्रहों को देखें तो शुक्र है, शनि है और बुध है। प्लेसमेंट भी तीनों की बढ़िया है, लेकिन तीनों के तीनों वक्री हैं, तीनों के तीनों वक्री हैं, जिस वजह से उनका वैसा प्रभाव, वैसा लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है जैसा जीवन में मिलना चाहिए। चलिए, यह था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। दशाओं के पर चलते हैं। अभी आपको फिलहाल जो है वो राहु की महादशा जो है वो चल रही है, जो कि 11 नवंबर 2026 तक चलेगी। राहु आपकी कुंडली में नीच की राशि में है और इसकी दशा आपके लिए बढ़िया नहीं जाने वाली है। मैंने बताया था फिजूल की मेहनत, दौड़ भाग और इस तरीके की परेशानी ये दे सकते हैं आपको। राहु में फिलहाल केतु की अंतरदशा चल रही है 29 मई 2020 तक। तो 29 मई 2020 तक का तो समय सबसे खराब है आपके लिए, तो पूरा मई आपको संभल करके रहना है अभी। और मई के बाद जब राहु में शुक्र की अंतरदशा प्रारंभ होगी तो वहां से कुछ ना कुछ आपको लाभ जीवन में देखने को मिलता चला जाएगा, लाभ की स्थिति बेहतर होती चली जाएगी। तो मई 2020 के बाद लाभ आपको जीवन में देखने को मिलेगा। राहु जो है आपका D9 चार्ट में भी नीच की राशि में है, अंगारक दोष बना रहा है, इसीलिए राहु जो है वो आपको कभी भी लाभ नहीं देने वाला है। राहु की दशा निकल जाए उसके बाद लाभ में थोड़ी बहुत वृद्धि जरूर होगी आपकी। गुरु को थोड़ा बल दे देंगे, गुरु को थोड़ा अच्छा कर लेंगे, बहुत लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन राहु की दशा, चूंकि दोनों ही चार्ट में राहु नीच का है और D9 में तो वो और खराब है, मंगल को भी खराब कर रहा है अंगारक दोष बना करके, तो स्वास्थ्य की परेशानी दे रहा है। D9 चार्ट में राहु जो है वो 6ठे भाव में अंगारक दोष बना रहा है। स्वास्थ्य की परेशानी साफ साफ नजर आ रही है आपकी D9 चार्ट से, राहु की दशा में खास करके। तो सतर्क रहेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। प्रश्नों को लेते हैं। पिछले 2-3 साल से बीमार चल रही हूं, इसके पीछे का कारण क्या है? डर है कि मैं किसी गंभीर बीमारी में ना पड़ जाऊं। देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से आप बीमार हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो शनि का गोचर जो है यहीं से हो रहा था, राहु के ऊपर से, और इस वजह से थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिली होगी। 24 जनवरी से उस स्थिति में भी लाभ आपको देखने को मिला होगा और मई 2020 के बाद आपको इसमें और ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूं कि राहु की पूरी महादशा तक आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य का आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। आपकी आयु, इस कुंडली के अनुसार मुझे नहीं लगता है आपकी आयु में कोई क्षति है या फिर आपकी आयु कम है। बस मैं आपको इतना ही कहूंगा कि राहु की महादशा में अपना बहुत ध्यान रखिए, उपाय करेंगे तो लाभ की स्थिति देखने को मिल जाएगी। गंभीर बीमारी के बारे में आपने बात किया, देखिए D1 चार्ट से ऐसा कुछ नजर नहीं आता, लेकिन D9 चार्ट में थोड़ी परेशानी नजर आती है। ब्लड संबंधी चीजों का ध्यान रखें, पेट संबंधी चीजों का ध्यान रखें। मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी आपको दे जाएंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को कभी आप इग्नोर नहीं करेंगे और जो उपाय बताऊंगा उन उपायों को आप जरूर कर लेंगे। इसके बाद इन्होंने गवर्नमेंट जॉब के योग के बारे में पूछा। बिल्कुल योग है आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब का, आपको मैं उपाय बताऊंगा। आपकी कुंडली के अनुसार आपकी गवर्नमेंट जॉब लगनी चाहिए और लग जाएगी। सूर्य 10वें भाव में बैठा हुआ है, हालांकि शनि की दृष्टि की वजह से थोड़ी परेशानी आ रही है। चंद्रमा भी 12वें घर में नुकसान के भाव में बैठे हुए हैं, तो इसीलिए परेशानी तो है, जल्दी आपको जॉब मिल नहीं पा रही है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि आपकी जॉब लग जाएगी, प्रयास करते रहिए। टीचिंग लाइन कैसा है? बहुत बढ़िया है आपके लिए टीचिंग लाइन। सूर्य और गुरु 10वें भाव, करियर भाव में बैठे हुए हैं। टीचिंग लाइन आपके लिए बेहतरीन है, आप उसी में प्रयास करिए, उसी में आपको सबसे बढ़िया जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। कुंडली में संतान योग कैसा है, कब है? देखिए, संतान योग के लिए मैं बोलूंगा संतान योग खराब कहीं से भी नहीं है, आपकी कुंडली में संतान योग बढ़िया है, लेकिन थोड़ा और बढ़िया कर लेंगे इसे शनिदेव का उपाय करके और बढ़िया कर लेंगे ताकि आपको संतान सुख में वृद्धि हो जाए। अब संतान कब होने के चांसेस है? इसी वर्ष 30 जून तक चांसेस है, इसके बाद 20 नवंबर से फिर से चांसेस है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो चांस मुझे नजर आता है वो है नवंबर 2021 के बाद। लेकिन मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इस वर्ष 30 जून तक भी चांसेस है, 20 नवंबर से अगले साल के नवंबर तक भी चांसेस है, फिर 2021 के नवंबर से लेकर के 2022 के नवंबर अक्टूबर तक भी चांसेस बने हुए हैं। तो यदि आप संतति चाहती हैं तो आने वाले समय में आपको आराम से संतति हो जाएगी। और मैंने ये प्रेडिक्शन किसके आधार पर की, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये प्रेडिक्शन मैंने गुरु के गोचर के आधार पर की, गुरु के गोचर के आधार पर की। जैसे ही आपको राहु में शुक्र आ जाएगा, शुक्र की दृष्टि आपके 5वें भाव के ऊपर पड़ रही है और गुरु का गोचर आपको सपोर्ट कर देगा, आपको उत्तम संतति प्राप्त होगी, आपको बढ़िया संतति प्राप्त होगी। और यदि इस वर्ष ये नहीं हो पाता, यदि आप उसमें भी मुझसे बेस्ट समय जानना चाहें तो नवंबर 2021 के बाद बेस्ट समय है संतति के लिए। लेकिन इस वर्ष भी है,
इस वर्ष से लेकर इस नवंबर से लेकर अगले नवंबर के बीच में भी अच्छा समय है संतति के लिए। बहुत इंतजार नहीं करना चाहती हैं आप, कर सकते हैं। बहुत इंतजार आप नहीं करना चाहते हैं, गोचर आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको अच्छी संतति हो सकती है। कोई विशेष परेशानी नजर नहीं आ रही है। शनि को थोड़ा और बेहतर कर लेंगे, लाभ देखने को मिलेगा। संतान का भविष्य कैसा होगा, ये संतान की कुंडली से ज्यादा अच्छे से बता सकूंगा। इस चार्ट से बहुत ज्यादा उसके बारे में कहना उचित नहीं होगा। आपकी संतति बढ़िया होगी, ये मैं आपसे कह सकता हूं। भविष्य कैसा रहेगा मेरा, बताएं। राहु की महादशा आपके लिए थोड़ी सी गड़बड़ है। जैसे जैसे दशा खत्म होती जाएगी, गुरु की दशा प्रारंभ होगी, आपको लाभ में वृद्धि हो जाएगी। गुरु की दशा में करियर विशेष रूप से आपका बढ़िया रहने वाला है। ग्रहों के बारे में बताएं कि कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह खराब है। विशेषकर राहु केतु नीच के हैं तो वो गड़बड़ हो गया आपके लिए। ठीक, शनि बुध और शुक्र ये तीनों आपकी कुंडली के अनुसार है तो योग कारक, लेकिन वक्री होने की अवस्था में इनकी पॉजिटिव रिजल्ट्स में कमी आ गई, लेकिन ये अभी भी आपके लिए देंगे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही। तो इसके बल को बढ़ाएंगे, इसके लिए उपाय करेंगे, ये बहुत अच्छा लाभ दे जाएगा। सूर्य की जो प्लेसमेंट है वो भी एक योग कारक ग्रह की तरह हो गई है, तो सूर्य भी आपकी कुंडली में पॉजिटिव है। सूर्य आपकी कुंडली में पॉजिटिव है। गुरु इस कुंडली के अनुसार मारक ग्रह बनते हैं, मंगल इस कुंडली के अनुसार मारक ग्रह बनते हैं, तो उसको हम योग कारक और अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उन दोनों की प्लेसमेंट भी खराब नहीं है। हाँ, चंद्रमा जो कि एक समग्रह है, करियर भाव का स्वामी ग्रह है, वो 12वें घर में चला गया, ये वीक पॉइंट बनता है। चंद्रमा का 12वें घर में जाना ये अच्छा नहीं है। आने वाली दशांतर दशा के बारे में इन्होंने पूछा है। राहु में केतु बीत जाने दीजिए, राहु में शुक्र की जो अंतरदशा आएगी वो आपको लाभ दे जाएगी, करियर वगैरह में लाभ देगा। राहु में जब सूर्य आएगा वो भी आपको लाभ दे जाएगा, करियर में विशेष रूप से लाभ दे जाएगा। हाँ, जब राहु में सूर्य आए तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास थोड़ा सा लड़खड़ा सकता है। राहु में जब चंद्रमा आएगा मन पीड़ित रहेगा, मन कहीं ना कहीं जो है ख्यालों में खोया रहेगा, किसी ना किसी बात को लेकर के परेशानी में रहेंगे, धन का व्यय हो सकता है और स्वास्थ्य की परेशानी दे सकता है। राहु में मंगल के दौरान भी आपको अपनी स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि राहु में मंगल यानी कि राहु तो ऑलरेडी नीच का है, ऊपर से मंगल मारक ग्रह है और D9 चार्ट में राहु और मंगल अंगारक दोष बना रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि राहु जाते जाते आपके लिए परेशानी खड़ी कर जाए। तो उपाय करेंगे, डरने जैसा कुछ भी नहीं है, बस उपाय करेंगे, डरने जैसा कुछ नहीं है, 1% भी नहीं। उपाय करेंगे ताकि परेशानियों से बच जाएंगे। और गुरु की दशा जैसे आएगी, गुरु भी इस कुंडली में कोई बहुत कारक तो नहीं है, लेकिन गुरु की दशा आएगी और विशेषकर करियर वगैरह के लिए आपको लाभ देने वाली होगी। माता पिता के साथ संबंध, मैंने आपको बताया कि पिता के साथ जो संबंध है वो अच्छे नजर आते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि जो सूर्य के ऊपर पड़ रही है ये अच्छी स्थिति नहीं है। शनि की दृष्टि जब सूर्य के ऊपर पड़ती है या तो पिता के साथ संबंध खराब कर देता है या तो पिता के स्वास्थ्य में हानि पहुंचाता है। इसके अलावा चंद्रमा के बारे में देखा जाए जो है, माता के लिए देखते हैं, चंद्रमा को 12वें घर में जाकर के बैठा हुआ है, थोड़ा सा वीक पॉइंट बनता है। हालांकि चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं माता के भाव में, तो माता के साथ संबंध और कहीं ना कहीं वो चीजें पॉजिटिव नजर आती हैं। वक्री होना शनि का थोड़ा सा उसमें भी नेगेटिव पॉइंट है। भाई बहन, यदि आपके भाई बहन छोटे हैं तो संबंध खराब नजर आते हैं मुझे। और इसके बाद इन्होंने पूछा है पति एवं ससुराल के साथ संबंध। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि पति एवं ससुराल के साथ आपके संबंध अच्छे ही नजर आ रहे हैं, कोई बहुत परेशानी तो नहीं है। हाँ, मंगल जो है आपका, जो कि पति के भाव का स्वामी ग्रह है इस कुंडली के अनुसार, वो मंगल आपकी D9 चार्ट में राहु के साथ अंगारक दोष बना रहा है, ये वीक पॉइंट बनता है। हालांकि मंगल स्वग्रह है तो बहुत बड़ी परेशानी हो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसा हो सकता है तो मतभेद थोड़ा बहुत आपकी और आपके हस्बैंड के बीच हो जाए। ससुराल पक्ष के स्वामी ग्रह शुक्र बनते हैं, वक्री है, छोटी मोटी परेशानी दे सकता है, कोई बहुत मेजर परेशानी हो ससुराल पक्ष की तरफ से मुझे नजर नहीं आता। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरे नाम से जमीन लेना उचित रहेगा या फिर नहीं। देखिए, आपके नाम से जमीन लिया जा सकता है, लेकिन अभी राहु में जब तक केतु चल रहा है तब तक अवॉइड करेंगे आप, अभी फिलहाल नहीं लेंगे। और राहु कई बार लीगल चीजों में फंसा देता है, तो राहु की दशा में भी अवॉइड करेंगे तो परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आंख बंद करके आपके नाम की से जमीन ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। दोहरा देता हूं, एक बार राहु की दशा निकल जाए उसके बाद आंख बंद करके भी आपके नाम से जमीन ली जाए, कोई दिक्कत नहीं है। राहु की दशा में भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन राहु में जब तक केतु चल रहा है उस दौरान ना लें। राहु में सूर्य चलेगा उस दौरान ना लें। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि पति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में है, क्या योग है। देखिए, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पति के चार्ट से ही देखकर बताया जा सकता है, उनकी नौकरी के बारे में, उनकी आयु के बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में और उनके जीवन से जुड़ी हुई चीजों के बारे में। इसके बाद इन्होंने कुंडली के राजयोग वगैरह के बारे में पूछा। मैंने एक एक करके सब कुछ समझा दिया है कि आपकी कुंडली में राजयोग बन रहे हैं कुछ, जो कि आपको बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। उपाय वगैरह के बारे में पूछा, उपाय में पर मैं आऊंगा। पहले जो नवमांश कुंडली है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं। नवमांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, लेकिन चंद्रमा वहां पर शनि के साथ विष दोष बना रहा है और गुरु के साथ गज केसरी योग और 10वें भाव में, तो कहीं ना कहीं करियर में लाभ तो दे जाएगा चंद्रमा, लेकिन हो सकता है तो मन
संबंधित परेशानी, मतलब मानसिक रूप से थोड़ा सा ये आपको परेशान करे। राहु केतु नीच का ही है, तो राहु केतु की दशा अंतर्दशा जब भी आएगी आपको स्वास्थ्य की परेशानी जरूर दे जाएगी। तो उपाय कर लेंगे, राहु केतु की दशा जब आएगी तो उपाय करते रहेंगे ताकि आपको नुकसान ना हो। और वहां पर बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है, तो निश्चित रूप से धन वगैरह का लाभ आपको जीवन में मिलता रहेगा। धन वगैरह को लेकर के चिंतित रहने की जरूरत नहीं है। सीधे उपाय के ऊपर चलते हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर बना सकती हैं। प्रथम उपाय है आपके लिए ओपल रत्न। शुक्र का रत्न होता है ओपल। 5.25 रत्ती का ओपल अपने दाहिने हाथ की प्रथम उंगली में चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्ष के शुक्रवार की प्रातः काल को इसे धारण करेंगी। दूसरा उपाय है नीलम धारण करना है। 5.25 रत्ती का नीलम पंच धातु की अंगूठी में दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में कृष्ण पक्ष के शनिवार की संध्या काल को धारण करेंगे। और अगला उपाय है नित्य ओम राम राहवे नमः। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इसका 3 माला जाप करेंगी आप, लाभ देखने को मिलेगा। हर बुधवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगी। उस जल और दूध में थोड़े से काले तिल भी मिला देंगी और शिवलिंग का अभिषेक करेंगी। जब अभिषेक कर रही होंगी तो मंत्र महामृत्युंजय मंत्र का जाप आपको करते रहना है। इसके बाद आपके लिए उपाय है नित्य हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का आपको पाठ करना है। और आखिरी उपाय आपके लिए, यदि आपको जॉब अतिशीघ्र चाहिए तो शिव जी की पूजा उपासना करिए। नित्य शिव चालीसा आप पढ़ सकती हैं, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा और साथ ही साथ आपका मन भी शांत रहने लगेगा। तो दोस्तों ये था इस 28 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों साथ ही साथ एक और सूचना दे दूं, नेम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन यदि आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप के ऊपर संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।